प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपरदन चक्र और उसमें भी डेविस का, विलियम मॉरिस डेविस के अपरदन चक्र के विषय में, उनके विकास स्तर के, उनके स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करेंगे। स्थलाकृतियों के विकास के विभिन्न चरण या विभिन्न स्टेजेस होती हैं। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स हम देखते हैं। डेविस ने अपने मॉडल को एक ग्राफ की सहायता से वर्णित किया और ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक उत्थित भूभाग समतल मैदान में एक समय के आधार पर, एक समय पर, एक अवधि में विभिन्न चरणों में समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। डेविस ने अपने मॉडल को एक ग्राफ की सहायता से वर्णित किया कि स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। विद्यार्थियों, दो शब्द हैं, अंतर्जात एवं बहिर्जात। हम इस विषय में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर पुनः समझा दूं। पृथ्वी की जो आंतरिक क्रिया के द्वारा जो भूभाग बनते हैं वो अंतर्जात बल बनते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान या विभिन्न प्रकार के आकारों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के द्वारा जो होता है वो अंतर्जात बल है। और पृथ्वी के ऊपर जो प्रक्रम काम करते हैं उसे हम बहिर्जात बल करते हैं, यानी कि अनाच्छादन की शक्तियों को हम बहिर्जात बल में सम्मिलित करते हैं। तो इन दोनों के पारस्परिक रूप के आधार पर ही एक भूभाग का निर्माण होता है, एक स्थल रूप का निर्माण होता है। अंतर्जात बल जहां किसी भूभाग को उत्थित करता है तो बहिर्जात बल उसको एक समतल करने की प्रक्रिया में लग जाता है। स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है। अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। नदियां तब तक अपनी घाटी को घेरा करती रहती हैं जब तक कि वे प्रवीण या क्रमबद्ध ना हो जाए। प्रवीण व क्रमबद्ध, ग्रेडेड, एक वर्ड से ग्रेडेड होना, प्रवीण होना, यानी कि कोई नदी है वो अपरदन भी करेगी, वो परिवहन भी करेगी और निक्षेपण भी करेगी। इन तीनों में उसका एक बैलेंस होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। उसी को ही हम प्रवीण नदी या ग्रेडेड रिवर कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्ति के बाद नदियां पार्श्विक अपरदन, लेटरल इरोजन करती हैं, पार्श्विक अपरदन करती हैं और घाटी को किनारों से काटती हैं, जिससे घाटी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। यहाँ डेविस कहना चाहते हैं कि उत्थान तीव्र गति से होता है, शॉर्ट अवधि में होता है। जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपरदन आरंभ नहीं होता, यानी कि पहले उत्थान होता रहता है, उत्थान होगा, उत्थान जब समाप्त होगा उसके बाद ही वो अपरदन क्रिया को प्रारंभ करने में विश्वास रखता है
उसका यही उनका मानना है। समांग संरचना वाले धरातलीय भाग में, जो संरचना समांग है भाग में, उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ हो जाता है। यह धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत तीव्र गति से होता है। जहाँ पे संरचनाएं समान रूप की हैं, वहाँ उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ हो जाता है। यह धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत तीव्र गति से होता है। उत्थान की अवधि चक्रीय अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसे अपर्दन चक्र की तैयारी की अवस्था का प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। अपर्दन चक्र स्थलाकृति के उत्थान के साथ ही शुरू हो जाता है। शुरू में एक छोटी अवधि में स्थलाकृति का उत्थान बहुत तेजी से होता है। उत्थान का एक चरण चक्रीय समय में नहीं लिया जाता, क्योंकि वस्तुतः यह समय चक्र अपर्दन चक्र का प्रारंभिक दौर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ 6-7 पॉइंटों में हमने विभिन्न चरणों के विषय में समझने का प्रयास किया। अब आपके सामने ये एक आरेख मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस आरेख के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक उत्थित भूभाग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। प्रस्तुत चित्र में भौगोलिक चक्र का मॉडल प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यूसी वर्ड्स है, ऊपर यूसी लिखा होगा। सी मतलब अपर कर, यानी कि ऊपरी कर, जो बिल्कुल पहाड़ी शिखर जो होते हैं उन पर हमको देखते हैं, पहाड़ी शिखर पर, ऊंचे उत्थित भूभाग पर। दूसरा है लोअर कर्व। लोअर कर्व हमारे जो घाटियां हैं, फ्लोर हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर क्रम से सुरंग, हिल, टॉप ऑफ द क्रिस्ट एंड वैली फ्लोर्स, ये दो वक्र हैं या कर्व हैं, ये हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि एक शिखर का को डिफाइन कर रहा है और एक हमारी फ्लोर को या वैली को डिफाइन कर रहा है। इस वक्र में आप एक चीज और देख रहे हो कि हमने इसको 3 अवस्थाओं में परिवर्तित किया हुआ है उन्होंने। तरुण अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था और लास्ट में अंतिम अवस्था। इस चित्र में आप देखोगे कि जहाँ तरुण अवस्था ज़्यादा उत्थित है, प्रौढ़ अवस्था का उत्थान की स्थिति यानी घट गई है, और लगभग जीर्ण अवस्था में वो लगभग समतल की स्थिति में परिवर्तित हमको देखने को मिल रही। यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा हुआ है, आपका देखा होगा मोनोडनॉक। मोनोडनॉक का अर्थ यह है विद्यार्थियों कि अपर्दन की क्रिया में जब कोई कठोर चट्टानें अपरदित रह जाती, मतलब उनका अपर्दन पूर्णतः नहीं हो पाता, तो खड़ी दिखाई देती हैं, ऐसी चट्टानों को हम मोनोडनॉक कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा, अब हम प्रदर्शित मॉडल या वक्र को समझने का प्रयास करते हैं। जो क्षैतिज रेखा है, यानी कि कै और गै है, यह समय को प्रदर्शित करती है। यानी मैंने बताया भी 3 अवस्था में, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था। जबकि लंबवत रेखा जो है, कै और ख है, ये समतल से ऊंचाई प्रदर्शित करेंगे, सी लेवल से एक उत्थित भूभाग की ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। तो एक ऊंचाई को साथ उसकी घटने की स्थिति को बताएगा और एक समय की स्थिति को बताएगा। 2 चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे सह उत्थान के फलस्वरूप स्थलाकृति को बताती, जबकि बै से प्रारंभिक स्थलाकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है विद्यार्थियों, दै रेखा आधार तल को प्रदर्शित करती। दै और ले आधार, देखा आप लिखा होगा दै ले, ये बेस लेवल लिखा हुआ, उसमें वर्ड्स बेस, आधार तल को जो समतल होता है। कोई भी नदी से आधार तल से नीचे अपर्दन कार्य नहीं कर सकती। यह रेखा अधिकतम सापेक्षिक उच्चावच को इंगित करती है, अतः आधार तल नदी द्वारा अपर्दन की अधिकतम सीमा को प्रदर्शित करती है।
बिंदु 6 के बाद स्थलाकृति का उत्थान रुक जाता है। इसके बाद अपर्दन की क्रिया आरंभ हो जाती है एवं संपूर्ण चक्र 3 अवस्थाओं में होकर गुजरता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे ये चक्र, ये वक्र और ये भौगोलिक चक्र एक समतल मैदान में, उत्थित भूभाग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।